नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं 20 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोग भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता की, दूसरा ऑप्शन है सुगमकर्ता की, तीसरा ऑप्शन है निर्देशक की और चौथा ऑप्शन है तालमेल बिठाने वाले की। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता की तरह शिक्षक को चाहिए कि स्टूडेंट का ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए कक्षा में कि बच्चे खुद एक्सप्लोर करें चीज़ों को, अपने ज्ञान की रचना कर सकें और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता बच्चों में पैदा हो। और ऐसा करने के लिए बच्चे को ऐसा सुगम रास्ता शिक्षक को देना चाहिए जिससे वो आसानी से एक्सप्लोर कर सकें। इसीलिए इसको सुगमकर्ता, शिक्षक को सुगमकर्ता की तरह भूमिका निभानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? पहला है उच्च आत्मिक क्षमता, दूसरा ऑप्शन निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना और चौथा ऑप्शन है उच्च श्रेणी की सामाजिक प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया। जो प्रतिभाशाली है ना स्टूडेंट होते हैं उनमें निम्न औसत नहीं होता है, उनका IQ हाई होता है। तो इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन हट जाएगा। बाकी सब जो प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषताएं होती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो यहाँ पर कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर की बात की गई है। तो पूर्व परंपरागत स्तर में कोई नैतिकता नहीं होती है और जो भी नैतिकता दिखाई देती है, जो बच्चे दिखाई देते हैं, जो कुछ वो व्यवहार करते हैं, वो अंतर्निहित संभावित दंड के आधार पर होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो अच्छे से बिहेव करेंगे, अपने माता पिता की बात मानेंगे तो उनको अच्छे से रखा जाएगा, अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। तो उस आधार पर वो व्यवहार करते हैं अपने, और उनमें कोई नैतिकता नहीं आती। नैतिकता का विकास परंपरागत स्तर पर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, दूसरा है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना और चौथा ऑप्शन है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन 4। जो स्टूडेंट हैं उनको विविध प्रकार की परिस्थितियाँ, सिचुएशंस उपलब्ध कराई जाएं तो वो उस हिसाब से हर परिस्थिति में कैसे वो चीज़ों को हैंडल करेंगे ये सब सीखेंगे। तो विभिन्नता को मतलब केटर करके बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, विकास के सारे क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सभी विकास परिपक्व, मैच्योर और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं।
परिपक्व मैच्योरिटी मतलब यहाँ पर हेरिडिटी की बात की जा रही है, और अनुभव जो समाज से मिलता है मतलब यहाँ पर पर्यावरण की बात की जा रही है। तो ये अंतःक्रिया का परिणाम होता है, मतलब अनुवांशिकी और जो आपका पर्यावरण है उसकी अंतःक्रिया का होता है। तो बिल्कुल ये विकास इन दोनों की अंतःक्रिया का होता है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर 2 साल में चलना सीख लिया किसी बच्चे ने, हो सकता है कोई बच्चे को 3 साल लग जाए, किसी बच्चे को 4 साल लग जाए, है ना। तो गति एक समान नहीं होती। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। बाकी डी भी देख लेते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी सही है। क्योंकि जैसे कोई बच्चा है तो पहले वो रेंगता है, फिर चलने का प्रयास करता है, फिर दौड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा सीधा दौड़ने लग जाए, वो पहले रेंगेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। तो मतलब एक क्रम में चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जन्म लेते ही बच्चा भागने लगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन देख लेते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार कराना चाहिए, और शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहर एजेंसी के द्वारा कराया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, आकलन सत्र की समाप्ति पर कराना चाहिए। तो आप लोग आंसर पिक कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा सही आंसर यहाँ पर लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन फर्स्ट, आकलन शिक्षण अधिगम के में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आकलन शिक्षण से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। आकलन का उद्देश्य सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना होता है। शिक्षक बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी शिक्षण सामग्री में सुधार करता है, और बच्चे जो उनमें एग्ज़ाम में या आकलन के दौरान गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करता है। शिक्षण के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है आकलन, और इसीलिए ये इससे अंतर्निहित प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, क्रिएटिविटी से संबंधित है। अपसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अपसारी चिंतन। मतलब जिसमें जो व्यक्ति है जिसमें सृजनात्मक थिंकिंग होगी वो अपनी दिशाओं में सोचता है, वो हर टाइप से चीज़ों को एनालिसिस कर लेता है कि कैसे हम नई चीज़ निर्माण कर सकते हैं, कैसे कोई नया आइडिया आएगा। तो वो चीज़ों को अलग वे में सोचता है और नई चीज़ का सृजन कर लेता है। इसी टाइप से अभिसारी चिंतन भी होता है। अभिसारी चिंतन में जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो 4 ऑप्शन देखता है, फिर क्वेश्चन देखता है, उस हिसाब से फिर आंसर लगाता है। तो जो अभिसारी चिंतन में होगा जो वो व्यक्ति क्रिटिकल होगा, मतलब कोई जज बन सकता है, इस टाइप से काम, मतलब वो जो सब चीज़ों को जो रिसोर्स का अच्छा उपयोग करके निर्णय ले सके, वो होता है अभिसारी चिंतन में। हो गया क्वेश्चन 7। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चा तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो जो वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते हैं, और बच्चे जो अपने साथ वाले लोग हैं और या उनसे बड़े लोग हैं, बड़े जो व्यक्ति हैं, उनसे सामाजिक अंतःक्रिया से अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। अवबोधन मतलब अंडरस्टैंडिंग से संबद्ध विकार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भाषाघात। भाषाघात या अफेसिया में क्या होता है, अफेसिया एक दिमाग से संबंधित विकार है। इसमें
दिमाग में लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने या लैंग्वेज को यूज़ करने की क्षमता टोटली एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्त, किशोरावस्था, अखाड़ापन और परिपक्वता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्वायत्त, ऑटोनॉमी अपने में विकसित कर रही है। अपने आंतरिक मनोभावों से प्रेरित है देविका। वह अपने क्रियात्मक एवं स्वनियंत्रित कर्तव्यों की भावना को विकसित कर रही है ताकि वह उसके सामने जो टास्क है वो बिना किसी की हेल्प के कुशलता से कर सके। और अब चाहती है कि वह अब अपने आप पर खुद अपना कंट्रोल कर सकती है। वो किसी से उसके पूछने या उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, स्वायत्त, ऑटोनॉमी की भावना उसमें विकसित हो रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, औपचारिक चरण कानून 4, कानून और व्यवहार। इसमें क्या हो रहा है कि जो टीचर दंड की बात यहाँ पर नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हट जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन क्यों हुआ, क्योंकि इस स्तर पर बच्चे समझते हैं कि अगर वो असाइनमेंट नहीं करेंगे तो टीचर गुस्सा होगी, उन्हें दंड देगी। यहाँ पर दंड की बात नहीं की गई है टीचर द्वारा, और उनसे बोला गया है कि वो किसी की हेल्प किए बिना अपना जो प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक रूल बनाया है और बच्चे उस हिसाब से व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्र को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना और स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन हैं, यहाँ पर एक टाइप से दूसरे टेस्ट ले रहे हैं या फिर कुछ आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन 4th है उसमें स्व आकलन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है वो ऑड होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो विकासात्मक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। तो विकास में जो प्रभाव डालता है वो इनमें से कौन नहीं है। तो आत्मविमोह। आत्मविमोह में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सामाजिक नहीं हो पाता, वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता, उनसे बातें नहीं कर पाता समाज में लोगों के साथ, है ना। आँख मिलाने में भी उस बच्चे को दिक्कत आती है। तो ये विकासात्मक विकार है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो। अगला है बी, प्रमस्तिष्क घात। प्रमस्तिष्क घात में क्या होता है कि जो बच्चों में संवेदनशीलता का लोप हो जाता है और शारीरिक अक्षमता होती है बच्चों में, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो ये भी एक विकासात्मक विकार है। इसी तरह से ये न्यून अवधान सक्रिय विकार ADHD, ये भी एक विकासात्मक विकार है। इसमें बच्चा एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इधर उधर भागता रहता है और एक जगह बैठ के पढ़ने या कुछ काम करने में उसे इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये भी एक विकासात्मक विकार है। तो यहाँ पर जो परिअभिघातज तनाव है ये विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोई घटना आपके सामने हो जाती है, प्राण घातक घटना की आघात की दुर्घटना, जिसमें भय, असहाय का होने का या डर पैदा हो जाता है और डर जाने से ये तनाव या विकार उत्पन्न हो जाता है और लगातार डरते रहते हैं। तो ये विकासात्मक विकार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है
जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकें। पहला ऑप्शन है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास करेंगे, विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाई जाने वाली विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को कि अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, इस बात पर बल देना कि आप उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आप अपने छात्रों को कॉन्फिडेंस देंगे, उनकी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे, उनकी सफलता के प्रति आश्वस्त रहेंगे, तो आप विद्यार्थियों की सफलता को एक तरह से मूर्त रूप दे सकते हैं। आप पॉजिटिव माइंड सेट लक्ष्य के प्रति काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकरण अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेद अनुदेशन, और चौथा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेशन। इसमें क्या होता है कि शिक्षक प्रयास करता है कि छात्रों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए डिफरेंट लर्निंग स्टाइल जो बच्चों में होती है, ऐसी शिक्षण सामग्री अलग अलग तरह से दी जाए को हर एक स्टूडेंट को जो लर्निंग स्टाइल है उसको वो मैच कर सके। मतलब सभी बच्चों को सेम टीचिंग मेथड से ना पढ़ाकर अलग अलग डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें, परिवर्तनीय जटिल, इन सब जो सुविधाएं हैं उनका जो शिक्षण सामग्री है उनका उपयोग करके शिक्षा दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये सब चीज़ें आती हैं विभेदित अनुदेशन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। वे सदैव अन्य का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। सी ऑप्शन, अपनी उच्च संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मानसिक शक्ति के कारण ही उनकी महत्व है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा आंसर ऑप्शन सी? क्योंकि जब बच्चा प्रतिभाशाली होता है तो उसमें कहीं ना कहीं उच्च गर्व, हाई प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और ऐसा आने पर वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर सकता है और ऐसी उसमें आदत हो सकती है जिसका प्रभाव यह होगा कि वो निम्न श्रेणी के लिए मजबूर हो सकता है। उसकी निम्न श्रेणी या जो उसका स्कोर था वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा उसका स्कोर। तो यहाँ पर बच्चे को ज़्यादा हाई प्राइड या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें कोई ज्ञान की कमी नहीं होती। वो जो भी पढ़ते हैं वो उनकी सीमा के बाहर नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा अंतर्दृष्टि या सूझ। अंतर्दृष्टि क्या होती है कि अचानक आप सब चीज़ों को देखते हैं, अचानक आपकी दिमाग की घंटी जल जाती है। जब आप प्रॉब्लम को देखते हैं, सब पहलुओं पर नज़र डालते हैं, तब अचानक आपके दिमाग की घंटी जल जाती है कि और आपको अचानक कोई आइडिया आता है। तो ये आपकी समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संवेदीगात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। तो इसमें सेंसरी ऑर्गन स्टेज की बात की गई है जो पियाजे ने दी थी, पहली स्टेज थी। तो इसमें जो बच्चा जो अन्वेषण करता है इस अवस्था में, वो करता है अपने सेंसेस से, संवेग से और गत्यात्मक क्रिया द्वारा।
है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन का वह प्रकार जो विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, कहलाता है। रचनात्मक आकलन, सांतत्य आकलन, बाह्य आकलन, आंतरिक आकलन। तो इसको हम कहते हैं रचनात्मक आकलन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान बच्चों के कक्ष व्यवहार में अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अवलोकन, केस स्टडी, साक्षात्कार और या प्रश्नावली। तो जो इसमें जो आकलन की सबसे अच्छी विधि होगी वो है ऑब्जर्वेशन आकलन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। जो नए साथी इस वीडियो में जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।